नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी वाला लाइव के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, हम इस चैनल पर, इस फेसबुक पेज पर दुनिया भर में लिखी जाने वाली बेहतरीन किताबों को पढ़ते हैं। बेहतरीन किताबों को पढ़ने का मतलब ये होता है कि दुनिया की बेहतरीन शख्सियतों के बारे में करीबी से जानना, उनको समझना, उनके विचारों को समझना। तो दोस्तों, आज जिस व्यक्ति के बारे में, जिस शख्सियत के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसने लाखों लोगों को इंस्पायर किया है, लाखों लोगों को जगाया है। और ये 22-23 साल का लड़का, इसने वो काम किया जो आज के दौर में कोई और कर पाए, कोई उसे दोहरा पाए, ये तकरीबन नामुमकिन है। इस लड़के ने भारत की आज़ादी के इतिहास में अपना सबसे बड़ा नाम दर्ज कराया है। ये वो शख्सियत है जो निर्विरोध सबकी फेवरेट है, इसने सबको इंस्पायर किया। हम बात कर रहे हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह सितंबर 1929 से मार्च 1931 के दौरान जेल में थे और जेल में रहकर उन्होंने अनगिनत किताबें पढ़ी। उन्होंने दुनिया भर के लेखकों को, बेहतरीन लेखकों को पढ़ा, उनके काम को पढ़ा और समझा, और इस प्रक्रिया को उन्होंने एक डायरी में लिखा। 404 पन्नों की इस डायरी को इस किताब में छापा गया है। इस किताब को रूपा पब्लिकेशंस ने पब्लिश किया है। इस किताब का नाम है द जेल डायरी ऑफ भगत सिंह। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको ये समझने का मौका मिलेगा 1929 और 1931 के दौरान जब भगत सिंह जेल में थे, वो लड़का जिसकी उम्र उस वक्त तकरीबन 20-22 साल के आसपास होगी, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो देश, दुनिया, धर्म के बारे में क्या समझ रहा था। जब वो जेल में था तो उसने हर किसी को पढ़ा। उसने उर्दू के शायरों को पढ़ा, उसने रशियन लेखकों को पढ़ा, उसने फ्रेंच रेवोल्यूशंस के पर किताबें पढ़ी, उसने हर वो किताब पढ़ी जो उस समय उसको जेल में उपलब्ध हुई। इस किताब के अनुसार भगत सिंह ने जेल में रहते हुए लेनिन, मार्क्स, उमर खयाम, मोरोजोव, टैगोर, ट्रोत्स्की, बर्टनार्ड रसेल, विलियम वर्ड्सवर्थ, गालिब जैसे तमाम लेखकों की रचनाओं को पढ़ा। और पढ़ने के बाद उन्होंने एक डायरी लिखी और उस डायरी को हूबहू इस किताब में छापा गया है। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए अपनी डायरी में जो भी लिखा वो आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं भगत सिंह की डायरी को और समझने की कोशिश करते हैं कि भगत सिंह के मन में, भगत सिंह के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था जब वो जेल में थे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए ले आए हैं भगत सिंह की डायरी। इस किताब में भगत सिंह की डायरी को पब्लिश किया गया है। 404 पन्नों की भगत सिंह की डायरी, जिसको उन्होंने जेल में लिखा। 1929 सितंबर से लेकर 1931 मार्च के दौरान भगत सिंह इस डायरी को लिख रहे थे। और इस डायरी को पढ़ते वक्त हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 22-23 साल के भगत सिंह के दिमाग में देश और दुनिया के बारे में क्या चल रहा था, वो क्या कहना चाहते थे जिसको उन्होंने इस डायरी में लिखा। तो इस डायरी के कुछ खास अंशों को हम आपके सामने इस वीडियो में रखने वाले हैं। भगत सिंह ने इस डायरी में एक जगह ये लिखा है, तुझे ज़िबा करने की खुशी, मुझे मरने का शौक। तुझे ज़िबा करने की खुशी, मुझे मरने का शौक। मेरी भी मर्जी वही है जो मेरे सयाद की है। यानी कि भगत सिंह सीधे सीधे अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देते हुए लिख रहे हैं कि तुझे मारने का शौक है और मुझे मरने से ऐतराज नहीं। मेरी भी मर्जी वही है जो मुझे मारने वाले की मर्जी है। यानी कि वो सीधे सीधे इस बात की अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि उन्हें मौत का डर नहीं है, अंग्रेजी हुकूमत का रत्ती भर भी डर नहीं है। इसी डायरी में अंग्रेजी हुकूमत को फिर से चुनौती देते हैं। वो लिखते हैं,
It is inhuman to talk of £1,000,000 a year paid out to the public taxes of any country for the support of an individual, while thousands who are forced to contribute thereto are paining with want and struggling with misery. भारत की गरीब जनता से अंग्रेजी हुकूमत लाखों रुपए टैक्स के रूप में वसूल करती है और उस वसूले गए टैक्स से इंग्लैंड में बैठी हुकूमत, इंग्लैंड में बैठी महारानी के खर्चों को पूरा किया जाता है। एक और सीधी चुनौती। अपनी डायरी में भगत सिंह एक जगह पर लिखते हैं, इफ देयर इज एनीथिंग दैट कैन नॉट बेयर फ्री थॉट लेट इट क्रैक। यानी कि ऐसी हर वो चीज जो आजाद सोच के खिलाफ है उसे खत्म हो जाना चाहिए। आगे अपनी डायरी में भगत सिंह एक जगह पर लिखते हैं, द मैन हु फ्लिंग्स हिज होल लाइफ इनटू एन अटेम्प्ट at the cost of his own life to protest against the wrongs of his fellow men is a saint compared to the active and passive upholders of cruelty and injustice, even if his protest destroys other lives besides his own. Let him who is without sin in society cast the first stone at such a one. ये लाइनें बहुत ही क्रांतिकारी हैं। भगत सिंह ये लिखना चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो अपनों के विरुद्ध जा सकता है जब उसके अपने ही अन्याय और क्रूरता पर उतर आए, वो व्यक्ति किसी संत से कम नहीं है और इस प्रक्रिया में वो व्यक्ति अगर कईयों की जिंदगी तबाह कर दे तो भी कम नहीं है। भगत सिंह लिखते हैं, अ ट्री ऑफ लिबर्टी मस्ट बी रिफ्रेश्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द ब्लड ऑफ पैट्रियट्स एंड टायरेंट्स, इट इज नेचुरल मैन्योर। भगत सिंह लिखते हैं, आज़ादी के पेड़ को समय समय पर आज़ादी के मतवालों के खून की ज़रूरत पड़ेगी और ऐसा करने से आज़ादी का पौधा हमेशा हरा रहेगा। भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न सिर्फ उस समय की हुकूमत को चैलेंज किया, उस समय की हुकूमत को चुनौती दी, उन्होंने उस समय की धार्मिक विचारधाराओं को भी चुनौती दी। वो लिखते हैं, Society can overlook murder, adultery or swindling. It never forgives the preaching of new gospel. भगत सिंह लिखते हैं कि कोई भी समाज बड़े से बड़े गुनाह को माफ कर सकता है, भूल सकता है, लेकिन धर्म के नाम पर दिए गए उसे उपदेशों को वो कभी नहीं भूलता। जेल में बिताए गए दिनों के दौरान भगत सिंह ने ये जो एंट्री लिखी है, जिसको मैं अभी आपके सामने पढ़ने वाला हूं, ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। I also wish my friends to speak little or not at all about me, because idols are created when men are praised, and this is very bad for the future of the human race. Acts alone, no matter by whom committed, ought to be studied, praised or blamed. Let them be praised in order that they may be initiated when decided to contribute to the common will. Let them be censored when they are regarded as injurious to the general well-being, so that they may not be repeated. I desire that on no occasion, whether near or remote, nor for any reason whatsoever, shall demonstration of a political or religious character be made before my remains, as I reconsider the time devoted to the dead would be better employed in improving the conditions of living, most of whom stand in great needs of this. भगत सिंह इसको लिखते वक्त शायद ये कहना चाहते हैं कि उनके और उनके दोस्तों को जेल के बाहर जो भी लोग महान कह रहे हैं, हीरो बता रहे हैं, वो ऐसा करना बंद कर दें। बेहतर होगा कि उनके किए गए कामों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अगर वो काम समाज की भलाई के लिए हैं तो उनको आगे बढ़ाया जाए, अगर उससे समाज का नुकसान हुआ है तो उनको रोक दिया जाए। जितना भी वक्त वो चाहते हैं कि जितना भी वक्त उनके गुणगान और उनकी शख्सियत को बड़ा करने में लगाया जा रहा है, उससे बेहतर है कि वो वक्त समाज के कल्याण में जिन लोगों को उस वक्त की ज़रूरत है उन पर खर्च किया जाए। जैसा कि हमने आपको बताया कि भगत सिंह ने जेल में रहते हुए शायरों को पढ़ा, उन्होंने गालिब को पढ़ा, और अब जिस एंट्री के बारे में आपको बताने वाला हूँ वहाँ पर भगत सिंह ने 2 शेर लिखे हैं
दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो गम की घड़ी को भी खुशी से गुजार दे। सजाकर मैयते उम्मीद नाकामी के फूलों से, सजाकर मैयते उम्मीद नाकामी के फूलों से, किसी हमदर्द ने रख दी मेरे टूटे हुए दिल में। किसी हमदर्द ने रख दी मेरे टूटे हुए दिल में। ये लिखते वक्त भगत सिंह के दिल में क्या चल रहा होगा ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम उस एहसास के करीब जा सकते हैं कि वो क्या सोच रहे थे और उनके दिमाग में, मन में क्या चल रहा था जिसने उनको ये 2 शेर लिखने के लिए मजबूर किया होगा। भगत सिंह लिखते हैं, फॉर यू नो इफ can once get a man believing in immortality, there is nothing more left for you to desire. You can take everything in the world he owns. You can skin him alive if you please, and he will bear it with perfect good humor. भगत सिंह बताना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को आप अमर होने पर राजी कर लें, यानी कि उसको इस बात पर कन्विंस कर लें कि वो अमर हो सकता है, तो इसके बदले में आप उस व्यक्ति से कुछ भी मांग लीजिए। आप उसको जिंदा ही उसकी चमड़ी उधेड़ दीजिए, वो खुशी खुशी ऐसा करने के लिए भी राजी हो जाएगा। शायद भगत सिंह ये लिखते वक्त अंधविश्वास पर चोट करना चाहते हैं, यानी कि धर्म के नाम पर जो लोगों को बरगलाया जा रहा है उस पर बात कर रहे हैं। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो अपने आप में बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने आने वाली कई जनरेशन्स को इंस्पायर किया। तो वो लिखते हैं एक जगह पर, डोंट आस्क फॉर द राइट्स, टेक देम, एंड डोंट लेट एनीवन गिव देम टू यू। अ राइट दैट इज हैंडेड टू यू फॉर नथिंग हैज समथिंग दैट मैटर विथ इट। इट्स मोर देन लाइकली इट इज ओनली अ रॉन्ग टर्न्ड इनसाइड आउट। भगत सिंह कहते हैं किसी से अपने अधिकार मांगने की ज़रूरत नहीं, किसी को अधिकार देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर इंसान को कुछ अधिकार, क्योंकि वो इंसान है इसलिए मिले हुए हैं। अगर आपको कुछ अधिकार जानबूझकर मिल रहे हैं तो समझिए उसके पीछे कुछ ना कुछ मंशा है। आप इस किताब को जितना समझेंगे उतना आप भगत सिंह के करीब जाएंगे, क्योंकि इस किताब में जो चीज़ें लिखी हैं उनको खुद भगत सिंह ने लिखा है। अब तक आपने भगत सिंह को शायद फिल्मों से या स्कूली किताबों में लिखे गए 1-2 पैराग्राफ से जाना होगा, उनकी जन्मतिथि, उनके गांव के बारे में जानते होंगे, लेकिन भगत सिंह के दिमाग और मन में क्या चल रहा था उसके लिए आपको इस किताब को पढ़ना चाहिए। तो भगत सिंह एक जगह पर लिखते हैं, इट इज़ वन ऑफ द इल्यूजन्स of each generation that the social institutions in which it lives are in some peculiar sense natural, unchangeable and permanent. Yet for countless thousands of years social institutions have been successively arising, developing, decaying and becoming gradually superseded by others better adapted to the contemporary needs. The question then is not whether our present civilization will be transformed, but how will it be transformed. भगत सिंह फिर से अंग्रेजी हुकूमत को अपने ही अंदाज में चुनौती देते हुए लिख रहे हैं कि अगर किसी को लगता है कि जो सामाजिक ढांचा अभी बना हुआ है वो बदला नहीं जा सकता, उसमें कोई बदलाव मुमकिन नहीं है, तो वो गलत है। अगर आप देखें, समझें, तो जिस सामाजिक ढांचे में आज समाज रह रहा है वो सालों से बदलता हुआ आया है, बिगड़ता हुआ है और फिर बदला है, फिर उभरा है, फिर संभला है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें कोई बदलाव मुमकिन नहीं है? सवाल तो ये होना चाहिए कि इसमें जो बदलाव होगा वो कैसे होगा। राजनीति के विषय में भगत सिंह लिखते हैं, द फॉरमोस्ट ट्रुथ of political economy is that everyone desires to obtain individual wealth with a little sacrifice as possible. ये बात शायद राजनेताओं को पसंद ना आए, रास ना आए। उस समय की अंग्रेजी हुकूमत को भी इस तरह की बातें बिल्कुल रास नहीं आती थी। वो लिखते हैं कि जो भी लोग राज करना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, उनमें एक टेंडेंसी होती है कि वो मिनिमम सेक्रीफाइस, यानी कि कम से कम एफर्ट्स के बदले में मैक्सिमम वेल्थ, ज़्यादा से ज़्यादा
दौलत हड़पना कमाना चाहते हैं। भगत सिंह जितने बड़े रिवॉल्यूशनरी थे उतने ही बड़े वो विजनरी थे। जिस दौर में भगत सिंह ने इस डायरी में ये सारी एंट्रीज लिखी हैं, उस समय का भारत बिल्कुल अलग था, लेकिन उन्हें ये जो एंट्री जो मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूँ ये आज के युग की है। यानी कि भगत सिंह भांप चुके थे कि उनके मरने के 90 साल बाद 100 साल बाद भारत कैसा होगा और वहाँ पर क्या गलतियों को भारतीय समाज को नहीं दोहराना है। तो वो एक जगह पर लिखते हैं, The combination of steel and fire which man has produced and called a machine must be ever the servant, never the master of the man. Neither the machine nor the machine owner may rule the human race. भगत सिंह ये लिख रहे हैं कि जिन मशीनों को इंसान आज बना रहा है उन मशीनों का इंसान कभी भी गुलाम ना बने और ऐसी परिस्थितियां भी कभी भी ना आए कि जिसके पास ये मशीनें हों वो पूरे इंसानियत पर, पूरी मानवता पर राज करने की कोशिश करे। ये बड़ी ही गहरी लाइनें हैं। अगर आप इन लाइनों को आज के संदर्भ में रख कर देखें तो आपको समझ में आएगा कि भगत सिंह ने ये क्यों लिखी। आज जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इन्हीं मशीनों का प्रतीक है, मशीन ओनर्स हैं। और आप ये पाएंगे कि वो समाज को सीधे तौर पर या परोक्ष तौर पर चला रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने पॉलिटिकल अलायंस से उन सभी कामों को करवा लेते हैं, उन सभी बदलावों को ला सकते हैं जिन बदलावों की ओर भगत सिंह इशारा कर रहे हैं, यानी कि पूरे समाज पर कंट्रोल करने वाली बात। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भगत सिंह की डायरी को। इस किताब में जितनी भी बातें लिखी गई हैं उनको भगत सिंह ने खुद लिखा है। इस किताब का नाम है द जेल डायरी ऑफ भगत सिंह। इस पर ये पहला वीडियो है, दूसरा और आखिरी वीडियो हम जल्द ही बनाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको भगत सिंह ने कभी न कभी ज़िंदगी में इंस्पायर किया हो, अगर आप चाहते हैं कि भगत सिंह के बारे में आने वाली जनरेशन, आपके घर की आने वाली नस्ल जाने, पढ़े, समझे, तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए। इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।